भक्तिन पाठ का प्रतिपाद्य एवं सारांश। प्रतिपाद्य भक्तिन महादेवी जी का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प आका खींचा है। महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छंद से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की पूरी राह बदल लेने के लिए निर्णय तक पहुंच गई। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं जानती। सारांश देखो, लेखिका कहती है कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था, उसके होंठ पतले थे, वह गले में कंठी माला पहनती थी, उसका नाम लक्ष्मी था। परंतु लेखिका ने यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसने कंठी माला को देखकर लेखिका का नाम भक्तिन रख दिया। सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा करती थी। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हंडिया गांव के गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पीहर में यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से नहीं गई है। मायके जाने पर विमाता के दुर्व्यवहार और पिता की मृत्यु से व्यथित होकर वह बिना खाए पिए ही घर से वापस चली गई। घर आकर सास को खरी खुटी सुनाई और पति के ऊपर गहने फेंककर अपनी व्यथा व्यक्त की। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले पुत्र थे। जेठानियां बैठकर खाती तथा घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना इत्यादि कार्य जितने भी थे वे सब भक्तिन करती। छोटी लड़कियां गोबर उठाती और कंडे थापती थी। खाने के मामले में भी भेदभाव था। जेठानियां और उनके लड़कों को भात पर सफेद राब, दूध व मलाई मिलती तथा भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा और लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस प्रकार पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसने गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो भक्ति ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने केश कटवा दिए और गुरु मंत्र से कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जेठ अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि वह उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गए। अंत में पंचायत ने कलयुग की इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व माँ विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं था। दामाद निश्चित होकर तीतर लड़ाता रहा, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के
जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी, वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को नहीं बदल सकती थी, वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया, परंतु वह स्वयं आज तक उसने रसगुल्ला भी नहीं खाया। इसी उसने लेखिका को अपनी भाषा में अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं, वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती थी यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है। अपनी मालकिन को खुश करने के लिए इस बात को भी बदल देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, वह तर्क देती थी। लेखिका ने सिर घुटाने से रोका तो उसने तीरथ गए मुंडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वह साक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर का काम कौन करेगा। भक्तिन अपने मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी, इसी से वह अपना महत्व साबित करती थी। उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया, इसीलिए वह कहती फिरती है कि उसकी मालकिन जैसा कोई कार्य नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, तो कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जो सहायता करती थी उसने भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अलग बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रशासन पर उसे प्रसन्नता होती थी, उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी उसका आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार आग्रह के बाद भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूखे कष्ट से बचाती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधुली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह कभी उसे पुस्तक देती, तो कभी स्याही, तो कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के बाद सोती थी। बद्री केदार की पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे, वह उस समय बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करवाने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भक्तिन के चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल रही थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी नहीं लेने देती थी। वह लेखिका के परिचितों व साहित्य बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। वह उन्हें आकार प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उनके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरों के दुख से वह कातिर हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उनके साथ चलने का हठ किया। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट तक लड़ने के लिए तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, पर वह उसे पूरा